सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय लिया है वो लिया है इंग्लिश लिटरेचर और उसमें भी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इंग्लिश लिटरेचर और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ अच्छा खासा स्थान है इंग्लिश लिटरेचर में। और जब परीक्षा देने जाते हैं, चाहे वो टीजीटी की हो चाहे वो पीजीटी की हो इंग्लिश में, तो बिना विलियम वर्ड्सवर्थ के पढ़े हम उस रास्ते को पूरा नहीं कर पाएंगे। जिस मंजिल को पाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसमें बेहद ज़रूरी है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को भी स्टडी करके जाया जाए। तो इसमें जो दिया हुआ है, पहले तो 2-3 प्रकार के प्रश्नों के होने की संभावना रहती है कि बर्थ कहाँ हुआ, ठीक है ना, जो बायोग्राफी से रिलेटेड है तो वही सवाल बनता है। दूसरा, इसके जो वर्क्स हैं उनके नाम याद होने चाहिए। तो इसी पर पूरी तरह समर्पित है आज की क्लास। चलिए भाई देखते हैं। He was born at Cockermouth in Cumberland, इंग्लैंड। तो जन्म कहाँ हुआ है? एक जगह है कोकरमाउथ, वहाँ पर इंग्लैंड में, और तारीख थी 7 अप्रैल 1770। इस ईयर में जन्म 1770। उस समय इन्होंने जो लिखा वो आज भी प्रासंगिक है और उसको सिलेबस में जोड़ा गया है। He died at 23 अप्रैल 1850, यानी 1770 और 1850 इस दौरान ही जो भी लिखा गया इंग्लिश लिटरेचर में इनके द्वारा, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि आज वो सिलेबस में भी शामिल है। तो बिना इसको पढ़े हुए परीक्षा को पूरा नहीं किया जा सकता। He was English a romantic poet, क्योंकि रोमांटिक एज का आदमी है तो जाहिर सी बात है वो कैसा पोइट है, रोमांटिक पोइट। तो ये 3 सवाल बने हमारे लिए। कहाँ पर जन्म हुआ और किस सन में हुआ। दूसरा, मृत्यु कब हुई। अब मृत्यु भी भाई इंग्लैंड में, जहाँ मतलब दोनों जगह इंग्लैंड में ही जन्म है और इंग्लैंड में ही मृत्यु हुआ है, और रोमांटिक एज का ये व्यक्ति है। तो 2-3 सवाल, 3 सवाल तो बन गई। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है, इन 1789 he went up to St. John's कॉलेज, और ये कहाँ पर है? कैम्ब्रिज। सेंट जेम्स कॉलेज में एडमिशन लिया 1787। तो इस समय तक आते आते एज हो गई 17 साल। सही, कॉलेज में जाने के लिए। His long autobiographical poem, उसका नाम है द प्रेल्यूड। ये कैसी है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और लॉन्ग है।
हिज मैरिज, उसकी शादी होती है किससे? मैरी हचिनसन। और कब? 1802, 1802 में। फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ, यानी वर्ड्सवर्थ से पहले जॉन लिखना है, तो फादर का नाम हो गया जॉन वर्ड्सवर्थ। तो इन शॉर्ट हमने ये देखा कि भैया जन्म, मृत्यु, मैरिज और किस एज का, रोमांटिक एज का व्यक्ति है तो रोमांटिक पोइट है, और इसका जो ऑटोबायोग्राफिकल जो पोएम है द प्रेल्यूड, वो भी मैंने आपको बताया। अब इससे अतिरिक्त और जितने वर्क्स हैं उन पर भी जरा नज़र डालते हैं। हिज वर्क्स, पहला एन इवनिंग वॉक 1793, और दूसरा डिस्क्रिप्शन स्केचेस, यह भी 1793। थर्ड वन लिरिकल बैलेड्स, फोर्थ वन। अब इसके बारे में जो लिरिकल बैलेड है, इसमें हेल्प की थी उसके फ्रेंड, कौन? कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज ने इसको इसके कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा मदद की। तो ये जॉइंट वर्क हो गया, क्योंकि हेल्प तो उसका फ्रेंड भी कर रहा है, एस.टी. कॉलरिज। फोर्थ वन है द थॉर्न, नेक्स्ट द इडियट बॉय साइमन ली। सेवेंथ नंबर पर है एक्सपेक्चुलेशन एंड रिप्लाई, और नेक्स्ट वन टिंटर्न एबे। ये जो वर्क्स हैं, अब एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सा पूछ लिया जाए, तो इसलिए एक बार इनको पूरी तरह से देख लिया जाए कि भाई ये कौन कौन से इसके जो वर्क्स है फेमस हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जहाँ तक संभव है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनके वर्क्स को प्रोवाइड कराया जाए कि भाई परीक्षा की दृष्टि से कौन से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है माइकल, द ओल्ड कम्बरलैंड, पहला, दूसरा, तीसरा द रिक्लूस, और ये कैसा है? ये है फिलोसॉफिकल। द रिक्लूस, ये वर्क कैसा है? फिलोसॉफिकल। नेक्स्ट वन एक्सर्शन, फिफ्थ द सॉलिटरी रीपर, द ग्रीन लिनेट, और आउट ऑन द intimations of immortality। तो 7 तो ये हो गए, सब पहले हो गए, इनको भी देखा हमने।
8वां नंबर पर है रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। अब इसके आगे देखते हैं भाई। हर एक वर्ग पर आप नज़र डाल लीजिए, क्योंकि ये इसने लिखा है ये बात दिमाग में आ जाए, क्योंकि परीक्षा में पता नहीं कौन सा पूछ लिया जाए। आउट टू ड्यूटी, नेशनल इंडिपेंडेंस एंड लिबर्टी। वागनर 1890। फोर्थ वन पीटर वाल 1819। फिफ्थ वन द वॉर्डर्स 1842। यह क्या है? यह ड्रामा है। तो यहाँ तक आते आते हमने वर्ड्सवर्थ के जो फेमस वर्क्स थे उन पर एक दृष्टिपात किया। आगे अब इनके वर्क्स को लेकर अभी जो भी छूट गए हैं वो भी उस पर भी चर्चा होगी। टिंटन एबी is the first great poem of Wordsworth. It was composed in 1798। 1798 में ये कंपोज किया गया था। कौन सा? टिंटन एबे। और ये जो वर्ड है टिंटन एबे, इसका मतलब क्या है? इट वॉज एन ओल्ड पैलेस यूज्ड एज अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर द सेंट्स। ये टिंटन एबी आवास, एक स्थान है, ओल्ड पैलेस, जो किसके लिए है? इसका मतलब आवास, सेंट्स यानी यहाँ पर साधुओं का आवास। तो टिंटन एबे का अगर ये पूछा जाए ये वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, किस संदर्भ में ये बात कही गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये एक ओल्ड पैलेस था जो अब क्या है? ड्वेलिंग प्लेस फॉर द सेंट्स। चलिए भाई इतनी जानकारी मिली, अगला और देखते हैं। ब्लिस वॉज इट इज that turn to be alive, but to be young was very heaven। अब ये जो लाइन कही गई है ये किस रेफरेंस में कही गई है? अब यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन है वो किस रेफरेंस में है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के संदर्भ में कही गई है। द टोटल नंबर ऑफ पोइम्स included a lyrical ballad। कितना है? 23। टोटल नंबर
23 लास्ट पोएम ऑफ द लिरिकल बैलड वो कौन सा है? टिंटन एबी। इसी से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। ठीक है ना भाई। अब चलिए आगे और देखते हैं कितनी जानकारी मिलती है इसके वर्क से। नेक्स्ट में ऑड टू ड्यूटी, चूंकि फेमस वर्क है ही। अब इसमें बताया क्या है ये मैं एक लाइन में बताना चाहूँगा। इन दिस poem he conveys the importance of duty, which is like a light that गाइड्स अस। सभी ने ज़्यादातर पढ़ाई है इंग्लिश में। ऑड टू ड्यूटी में क्या दिया हुआ है? तो इसमें एक लाइन है, इन दिस पोएम ही कन्वेज द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी के महत्व को बता रहा है, विच इज़ लाइक अ लाइट, जो एक लाइट की तरह है, दैट गाइड्स अस, जो हमको गाइड करती है। और इसमें आप देखेंगे स्टर्न डॉटर, लाइन ऐसी की और फेमस लाइन है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ओ ड्यूटी इफ दैट नेम thou love। ये लाइन इसी को बता रही है, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी को। दूसरा और इसका एक फेमस वर्क है, लंदन 1802। इसमें क्या है, थ्रू लंदन 1802 वर्ड्सवर्थ brings to light the problems with English society while paying homage to मिल्टन। मिल्टन को श्रद्धांजलि देते हुए वो ये बोल रहा है कि भाई इंग्लिश की जो सोसाइटी, इंग्लिश का जो समाज है उसमें कमी आ गई और ज़रूरत है हमें कैसे, मिल्टन जैसे लोगों की। वर्ड्सवर्थ ब्रिंग्स टू लाइट द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश सोसाइटी वाइल पेइंग होमेज टू मिल्टन। तो ये लंदन 1802 में कहता है, जब वो मिल्टन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा होता है तब। अगला है VR7 1798 में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये है क्या, रिटन इन बैलेट फॉर्म। बैलेट फॉर्म में लिखा गया है।
दूसरा द सॉलिटरी रीपर, यह भी वैलिड फॉर्म में है, यानी यह भी वैलिड है। द प्रिल्यूड, ये जो है ये इसका मास्टरपीस वर्क है। द प्रिल्यूड इज अ मास्टरपीस वर्क। इनको आप याद रखिए ताकि परीक्षा में आए तो आप कर सकें। इसके अगला है डैफोडिल्स 1807। इसमें क्या दिया हुआ है? आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, commonly known as daffodils, wandered lonely as a cloud, यानी बादलों की तरह उड़ते हुए, जो अकेला घूम रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक वर्ड, वो क्या है? daffodils is one of the most famous poem in English language। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको याद रखिए, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और दो बातें बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पोइट है ये एक तो रोमांटिक एज का है, दूसरा पोइट ऑफ नेचर, पोइट ऑफ नेचर यानी प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है ये, तो वही सबसे ज़्यादा वर्णन कर रहा है। तो दोनों बातें याद रखनी है, एक तो रोमांटिक पोइट और दूसरा पोइट ऑफ नेचर। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।